अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ। मैं अपने भाइयों से एक दास्तान शेयर करना चाहता हूँ जो कि ख्वाहिशमंद हैं यूरोप जाने के बजरिया डंकी लगाकर। ये एक खूनी खेल है जो कि हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जान से प्यार करें और इस खूनी खेल से बचें। मैं आपको अपनी एक आप बीती एक दास्तान कह लें जो कि बयान करने जा रहा हूँ। 2008 की बात है, जून 2008 की बात है। हमारे एक बहुत ही अजीज़ जिनसे हमारा कोई तकरीबन 40 साल से एक रिलेशन था, वो बंदा भी डंकी लगाकर बजरिया शिप इटली गया था। उसके वहाँ पर क्या मामलात थे मैं नहीं जानता उसको। वो तकरीबन 2008 में वापस अपने मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में वापस आया। उसने यहाँ पर आकर लोगों को वर्गलाना शुरू किया कि मैं आपको यूरोप लेके जाता हूँ, और वहाँ के ख्वाब लोगों को दिखाने उसने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों को उसने अपने झांसे में लाने की कोशिश की, मगर कोई उसके झांसे में ना आया। मैं उस वक़्त तकरीबन मेरी एज हो गई 18 साल के करीब। उस वक़्त जवानी का जोश भी था और एक नादानी का जो आलम भी था। मैं उसकी बातों में बह गया। उस बंदे का नाम था रज़ा मोहम्मद वल्द नेक आलम। उसने मुझे कहा कि मैं आपको इटली ले जाता हूँ। बर वक़्त मैंने उसको ये कहा कि मैं अभी बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ। मेरे इनकार करने के बाद वो मेरे घर वालों से मिला। उसने मेरे घर वालों को एग्री किया कि मैं आपके बच्चे को इटली ले जाता हूँ, बाहर जाके वो पैसे कमाएगा, घर वालों के जो हालात हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जो मामलात थे वो ठीक हो जाएंगे। मगर मेरे घर वाले इस बात पे मान गए। उन्होंने मुझसे बात की कि बेटा आप इस तरह बाहर चले जाएं, हालात अच्छे हो जाएंगे। वो उसके झांसे में आ गए। उसका एक बड़ा भाई था खादम हुसैन वल्द नेक आलम, वो हॉलैंड में होता है। उसने हमारे घर में बजरिया टेलीकॉम फ़ोन किया। उस वक़्त मोबाइल एंड्रॉयड नहीं थे, कीपैड वाले मोबाइल चलते थे। उसने मेरे घर बजरिया टेलीकॉम फ़ोन किया खादम ने। उसने मेरे घर वालों से कहा कि हमारा एक 40 साल का एक तल्लक है, एक रिलेशन है, तो मैं आपके लड़के को बाहर ले जाता हूँ। उसकी हमारे साथ पाकिस्तानी रुपीज़ 12 लाख रुपए में बात होती है, और वो कहता है कि यूरो के हिसाब से बनते हैं वो हमारे
12,000 यूरोपियन, 12,000 यूरो। साल कौन सा था ये भी बताएं। साल था सर 2008। ठीक। हुआ कुछ इस तरह के, घर वाले उसकी बात पे एग्री हो गए। वो भी तकरीबन अरसा है कोई 30-40 साल से वो भी बाहर था। घर वालों ने कहा कि वो बड़ा बंदा है, अगर वो बात कर रहा है तो उसकी बात पे एग्री करना चाहिए। उसने हमें झांसा देकर हमसे 2008 में 12 लाख रुपए बतौर करेंसी पाकिस्तान हमसे वसूल किए। पैसे वसूल करने के बाद उस वक़्त जो मुझसे बात हुई उनकी, वो ये थी कि बज़रिया बाय एयर मुझे यूरोप के मुल्क इटली में बाय एयर उतारा जाएगा। उन्हें 12 लाख रुपए पे कर दिया गया। 12 लाख रुपए लेने के बाद उनके जो, जैसे बंदे के पैसे देखते ही तेवर बदल जाते हैं, उनके भी जो ना वो तेवर वो बदल गए। उन्होंने कहा जी हम आपको यहाँ से भेजेंगे कराची, कराची के बाद जो है वो हम आपको भेजेंगे बाय एयर इटली। जबकि जेहलम का एक बंदा, राजा मुश्ताक नाम था उसका, वो बज़रिया एक एजेंट का बतौर काम कर रहा था। वो लोगों को यूरोप के ख्वाब दिखा के लोगों से वो बहुत सारे पैसे बटोर रहा था। वो रज़ा को मिला, उसके साथ उसके क्या मामलात थे मैं नहीं जानता, जबकि वो एक जेलम शहर का रहायशी था, राजा मुश्ताक। उसके रज़ा के साथ क्या मामलात थे मैं नहीं जानता उनको। उसने रज़ा से बात की कि हम इन्हें बतौर डंकी यूरोप पहुंचाएंगे। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने उन्हें कहा जी मैं बतौर डंकी नहीं जाना चाहता। डंकी एक जुआ है कि जो इस पे खेलता है या तो वो ज़िंदगी हारता है अपनी, या फिर वो अपनी ज़िंदगी जीत जाता है। मैंने उन्हें इस बात पे एग्री किया कि मैं बतौर डंकी नहीं जाना चाहता। उन्होंने क्या किया, रज़ा ने और मुश्ताक, राजा मुश्ताक ने मुझे टिकट करवा के दिया बाय रेलवे कराची का। मैं यहाँ से बाय रेलवे कराची गया। एक माह उन्होंने मुझे कराची ठहराया। जब उनके वहाँ पर मामलात नहीं बनते हुए नज़र आए उन्हें, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको बज़रिया शिप कराची से यूरोप भेजा जाएगा। मैंने अपने किसी दोस्त से बात की, उसने मुझे कहा कि बज़रिया शिप जो है ना वो आप यूरोप ना जाए, क्योंकि बहुत सारे हादसात पेश आते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी हार जाता है। मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैंने अगर पैसे दिए हैं बाई एयर के
तो मैं फिर क्यों जाऊं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर क्यों जाऊं मैं यूरोप। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मैं बाई एयर जाना चाहता हूँ, मैं इस तरह बाई रोड टंकी लगाकर बदरिया शिप समुद्रों के ज़रिए मैं नहीं जाना चाहता। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप अगर बदरिया शिप नहीं जाना चाहते तो आप वापस आ जाएं। मैं वहाँ से फिर दिसंबर में 2008 में मैं वापस आ जाता हूँ लाहौर। दिसंबर की तकरीबन 8 दिसंबर या 9 दिसंबर यहाँ से मुझे फिर बजरिया एयरलाइन वाया कराची से मलेशिया भेज दिया जाता है। मुझसे कहा जाता है कि हम आपको मलेशिया से भेजेंगे इटली। मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ बजरिया एयरलाइन मलेशिया कुलालमपुर शहर में उतरते हैं। कोई चंद दोस्त 7-8 लोग मेरे साथ होते हैं। वहाँ पर भी इनकी चेन होती है, जो एजेंट लोग हैं इनकी चेन दर चेन चलती है। वहाँ पर जो एजेंट थे उनके पास पहुँचे, वो शायद मेरे ख्याल से नारोवाल के थे, राना, नाम मेरे ख्याल से मेरे जहन में नहीं है, राना था कोई। उसके पास हम जाकर ठहरते हैं कुलालमपुर सिटी में। वो राना हमें 2 दिन ठहरने के बाद हमारे एजेंट को फ़ोन करता है, राजा मुश्ताक को। और मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि जब इंसान इन एजेंटों के हाथ में आ जाता है या इनके हत्थे चढ़ जाता है तो मेरा नाम नहीं रहता कि मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है या साथ वाले का नाम इफ्तिखार है या अदरवाइज जो भी नाम रहता है। फिर इनका नाम होता है, ये हमारे हैं जी लेले। लेले एक ज़ुबान है पंजाबी का, जिसे हम भेड़ बकरियां कह लें, छतरा कह लें, बकरा कह लें। इस तरह के ये जो हमारे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि फ़लाँ हैं ये लेले, 5 हैं 7 हैं, मैं आपके पास भेज रहा हूँ, इनको आपने हलाल करना है या जो भी करना है वो आपके हाथ में है। फिर जो इंसान आगे इनके हाथ चेन दर चेन जेंट के आगे बिकता जाता है, एक जेंट से दूसरे जेंट के आगे बिकता है, उससे फिर तीसरे जेंट के आगे बिकता है, फिर उसके बाद चौथे जेंट के आगे बिकता है। जैसे ही ये जेंट दर जेंट बिकता जाता है इंसान, वो अपनी मौत की तरफ जाता है मेरे ख्याल से। क्यों कि जेंट फिर उस इंसान के साथ इंसानों वाला सलूक रवैया अख्तियार नहीं करते। जब उन्हें कहा जाता है कि ये हमारा फ़लाँ लेला है, वो आपके पास आ रहा है, तो उसके साथ फिर सलूक भी लेलों वाला ही किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई इस बात, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, कि प्लीज़ इस खूनी खेल से बचें और अपने आप को बचाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बंदा इनके हाथ में आ जाता है चंद पैसों की खातर, ये इंसान के साथ खेलते हैं। मैं अपनी फिर वही बात पे वापस आता हूँ कि हम मलेशिया चले गए।
उन्होंने फ़ोन किया, राजा साहब आपके जो है ना लेले वो पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इनके साथ अब क्या सलूक करना है। जो हमारा एजेंट था उसने कहा कि इनकी तलाशी वगैरह लें, इनसे चेक करें इनके पास कितने पैसे हैं, कोई भी पैसे वगैरह छुपा कर तो नहीं लाए। हमारी तलाशी ली गई, हमसे ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पाकिस्तान में मलेशिया की जो है यहाँ से एंट्री है, एंट्री पासपोर्ट हो, टिकट लें और आप बैठ जाएं। वहाँ से आपको एक वीज़ा मिलेगा। उस वक़्त तकरीबन 2008 में 250 रिंगट का वीज़ा था। अब का तो मेरे इल्म में नहीं है शायद। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी तलाशी ली गई, हमारे जेबें चेक की गई, हमसे जो पैसे निकले एजेंट ने छीन लिए हमसे। फिर मुतालबा किया गया कि आप अपने घर से और पैसे मंगवाएं। अगर इंसान के हालात ऐसे हों कि वो बाहर जाके भी अपने घर से पैसे मंगवा कर खाए, तो मेरे ख्याल से उसे अपने ही मुल्क, अपने ही वतन में रहना चाहिए ताकि वो यहाँ पे ही बैठ के खा सके, ना कि गैर मुल्क में बैठकर हमें अपने मुल्क से पैसा मंगवा कर ख़र्च करना चाहिए। बात मुख्तसर सी करता हूँ कि फिर हमें कहा गया, फोर्स किया गया कि अपने घर से पैसे मंगवाएं। रात के 12 बजे हमें उस रूम से, उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब एक बंदा एक नई जगह पर जाता है उसके लिए ये जो चीज़ें होती हैं वो एक लैंग्वेज भी नई, मुल्क नया, बेस नया, देश नया, निकाल दिया जाता है। फिर एक रात 12 बजे हम रोड पर खड़े होकर सोचते हैं कि क्या यार ज़िंदगी है कि अपने हम मुल्क से रोज़गार तलाश करने के लिए एक बैरून मुल्क आए हैं और हमें रात को 12 बजे रूम से निकाल दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजेंट हैं उनके लिए इंसान की तज़लील करना और इंसानों के साथ खेलना कोई नई बात नहीं है। उसके बाद फिर हमें फ़ोन आता है कि आप एक फ़लाँ एजेंट थे ज़हूर साहब, वो शायद मेरे ख़्याल से मीरपुर आज़ाद कश्मीर वाली साइड के थे, उनके पास हमें बतौर बेच दिया जाता है कि ये बंदे आ रहे हैं, आप उन्हें अपने पास ठहराएं या इन्हें संभालें। हम उनके पास चले जाते हैं, एक कोई तकरीबन 15-20 दिन हम उनके पास रहते हैं। वो भी कहते हैं जी पीछे से पैसे मंगवाएं तो फिर यहाँ पे सारे मामला हल होंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 15 दिन के बाद उन्होंने भी हमें अपने रूम में से, अपने घर में से निकाल दिया और फिर हमें क्या होता है आगे बेच दिया जाता है। डॉक्टर साहब थे कोई, उनका मेरे नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उनके पास हमें भेज दिया जाता है। फिर हम 1-1.5-2 माह उनके पास रहते हैं। डॉक्टर साहब भी कहते हैं जी आप मेरे अब कर्ज़ई हो चुके हैं 3-4 लाख रुपए के पाकिस्तानी, अब आप इस तरह हैं कि आप मेरे पास कैद हैं या आप मेरे पास एज इट इज़ के पैसे मंगवाएंगे और आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। एक अर्सा है 4 माह वहाँ पर एक रहने के बाद भी हमें एक ये कह सकते हैं कि जानवरों की तरह का सलूक किया गया हमारे साथ। हमें
जानवरों की तरह रखा गया। मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों से कि प्लीज़ अगर किसी ने जाना है तो वो कानूनी तरीके के साथ बाहर जाना चाहे तो वो कानूनी तरीके के साथ जो एक प्रोसीजर है उसके ज़रिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो जाए कि ये जो है डंकी का रास्ता अख्तियार बाय शिपिंग के ज़रिए जो जाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी जानों के साथ मत खेलें और कानूनी तरीके के साथ जो है वो बाहर जाना चाहें। जी शुक्रिया, मेहरबानी।